भाई तुम्हारा तो चैप्टर क्लोज, भले तुमने इस्तीफा ले लिया। जॉर्ज बटलर, तुमने जो ज्यादतियाँ की है ना, मॉर्गन तो तुम बन ही नहीं सकते। तुमने जेसन रॉय को मौका नहीं दिया, सबसे बेहतरीन ओपनर तुम्हारे पास पड़ा था। हेल से तुमने रिटायरमेंट दिलवा दी, वाइट बॉल का सबसे बेहतरीन ओपनर। और तुम ऐसे T20 के लपाड़ुओं को लेके गए हो। नमक ने तो तुम्हारे साथ नमक हरामी कर दी। ऊपर से तुम्हारा वो बैंड किट, वो स्पेशलिटी रखता ही मिडिल ऑर्डर का था। सही है, तुमने उसको ओपनिंग में बेसबॉल से जब से लाना चाहिए, ब्रेंडन मैककलम की जब से उसने ओपनिंग में इसको रखा हुआ, बर्बाद कर दिया। ओपनिंग से स्टार्टिंग अच्छी नहीं मिलती, तुम्हारे को लानत पड़ जाती। पूरी सीरीज तुमने वन डाउन खेली इंडिया की, और यहीं पर ही तुम्हारे को तजुर्बे चाहिए थे। चैम्पियंस ट्रॉफी में स्मिथ को तुम वन डाउन कर रहे हो। तो वो आ जाते स्मिथ के नंबर पे, स्मिथ को अपने नंबर पे रखते। कम से कम तुम्हारे पास पीछे हिटर तो बचता। लिविंगस्टन पे खाली एक बटन डाला हुआ है, उसको तुम ऊपर रख ले तो ओवरटन से आप लोगों ने एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हिटिंग दे। वो तो भाई स्ट्रेट सीधा सीधा सिंगल लेवल वाला स्ट्रेट अवे जो मिडिल ऑर्डर के जो बैटर होते उस टाइप का उसकी बैटिंग स्टाइल, वो तुम्हारे को इतनी अच्छी हिटिंग दे ही नहीं सकता। सारा तुमने बर्डन मलबा उस पर डाला हुआ है ये। और तुम्हारे को ऊपर चलना चाहिए था। तुम्हारी असल जो रन्स की जो ज़रूरत होती, जो तुमने इंडिया के खिलाफ की थी, वही तुमने मिस किया यहाँ पे। और स्मिथ को सही यूज़ नहीं किया, और जो हमारे को प्लेयर यूटिलाइज करने नहीं आता, तुम्हारे सही यूज़ ना करने की वजह से इंग्लैंड को लानत पड़ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और लेट के लिए माजरत, और सबसे रमज़ान मुबारक। और रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए थे, सबका यही हाल है। आपने आज देखा होगा नेशनल स्टेडियम पूरा खाली पड़ा था। मुश्किल से 25% खाली स्टेडियम भरा होगा सेकेंड इनिंग में। क्योंकि मारा मारी लगी हुई थी, अफरा तफरी लोगों की, तो वो तैयारियों में मसरूफ़ थे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता। तो इंशाल्लाह भी कल का दिन है तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ी रूटीन को थोड़ी बेहतर करेंगे। रूटीन थोड़ा इधर उधर हो गई थी, थोड़ा जॉब से थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो थोड़ा टाइम मिलेगा, तो फिर वीडियोस पे भी थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे। तो वेलकम। और आगाज़ करते हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। और जैसा कि बताया था मैंने, और जैसा मैं बताता हूँ कि भाई क्या बोला था क्या बोला था, जो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ हमेशा सही भी होती है। मैच की बोल लो, टूर्नामेंट का तो एक ही नुस्खा तो मेरा गलत हो गया, इंग्लैंड वाला 70%, 30% वाला भी गलत हो सकता है साउथ अफ्रीका का। वो क्यों, आगे हम डिस्कशन करेंगे, एक शॉर्ट बनाएंगे उसमें हम सारा ये डिस्कस करेंगे। आ जाए फिर। और दूसरी चीज़ ये है कि आज एक चीज़ मेरी गलत हुई है जो मैंने बताई थी, जो कि मैं अक्सर बताता नहीं हूँ। एक पहले भी एक मैच गलत हुआ था, वो मेरे को बताना चाहिए था। अब मैं बताना शुरू, याद आया तो अब मैं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि देखो, सही चीज़ पे तो बंदा अपनी वो दे देता है कि हाँ मैंने ये बताया था, याद दिलाता। तो गलत जहाँ होती है वहाँ भी याद दिलाना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी याद दिलाऊँगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो, जो गलती होगी वो मैं मानूँगा और बताऊँगा भी आपको। क्योंकि 90 में से 10% तो होती है गलतियाँ, तो वो तो बताना फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने ये बताया था कि 240 या 260 में पैक कर देगा इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका, जो कि मैंने बोला गलत भी हो सकता हूँ कि 240 से नीचे कर दे या 260 से ऊपर कर ले इंग्लैंड। तो ऊपर तो हुआ ना, इसके दरमियान हुआ 240-60, इससे नीचे भी ज़्यादा हुआ नहीं, इससे बहुत ज़्यादा नीचे यानी 180 के करीब मतलब ऑल आउट किया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, आगाज़ किया बॉलिंग का। फिल सॉल्ट ने स्टार्टिंग अच्छी दी, 2 चौके लगाए जॉनसन को। मेरे को एक तो बात इनकी समझ नहीं आ रही थी, चाहिए आखिरी में से थोड़ा सा इंटेंस शो तो करते भाई। जब तुमने 2 चौके लगा दिए, आखिरी बॉल तुम रोक नहीं सकते?
तुम्हारे को मतलब किस बात की जल्दी है को? तुम्हारे को क्या 350 का तक का टारगेट का दिया हुआ है कि भाई इतने बनाने? थोड़ा सा सब्र तो कर लो, रुक तो जाओ, ताकि अगले ओवर की बारी आए तो कम से कम तुम्हारे को फिर चांस मिले। थोड़ा सा वेट तो कर लो, किस बात की जल्दी है तुम्हें? तुम्हारे इस जल्दबाजी में कितना बड़ा नुकसान हुआ इंग्लैंड की बैटिंग का, वो आप देख सकते हो। टूर्नामेंट में बैटिंग ने ही मरवाया, एक बॉलिंग तो थोड़ी वीक थी भी, ऊपर से टॉप ऑर्डर ये नमक के बच्चे ने कैच दे दिए उठा के ड्यूसन को। फिर स्मिथ आया, स्मिथ ने आते के साथ फिर मार के हमको कैच पकड़ा दिया। इसको भी पता नहीं कि इस बात की जल्दी थी, जब तेरे पास पावर प्ले में एबिलिटी है, कैप पे खेलने की है, स्ट्रोक तेरे पास पूरे, तुम अपनी स्किल से क्यों नहीं यूटिलाइज करते? तुम्हारे को ड्यू कंडीशन का मिला मौका, अच्छी कंडीशन मिली तुम्हारे को पावर प्ले में, तुम बजाय खेलने की बजाय तुम सर्किल में ही बॉल उठा देते हो तुम। इसलिए मैं बोल रहा था बटलर को, यानी कि वो जिस तरीके से काम हो गए, कंपोजर हो के, जिस तरीके से सेंसिटिव हो के इनिंग खेलता, इसके जैसी इनिंग टॉप में कोई खेल ही नहीं सकता। वो तो एक झटके में खाली एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के डकिट ने बना दिया था, वरना तो वो आगे के मैच देख लो कुछ नहीं किया। मैच पूरे पूरे ऐसे ही निकल गए, तो वो 350 तक गया, वरना तो 300 भी मुश्किल। फिर रूट आया, रूट ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और डकिट के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही रूट आया और डकिट सेटल हो नहीं लग रहा था जेनसन की बॉल पे, अजीब वो गरीब ऐसे यूँ टच करके हाथ में बॉल दे दी जेनसन की। क्या शॉट है ये यूँ? 3 विकेट टॉप ऑर्डर की, जेनसन को थमा के चले गए 37 रन पे। इस तरीके से तुम लोग कंपटीशन करोगे? 23 के वर्ल्ड कप में तुम्हारे को सही जिल्लत पड़ी थी, तुम्हारे इसी चूतियापों की वजह से। और हैरी ब्रूक आया, हैरी ब्रूक ने थोड़ी कंट्रीब्यूशन डालना शुरू की रूट के साथ, और 62 रन की पार्टनरशिप बनी दोनों के दरमियान, जिसमें से रूट ने 37 रन बना लिए थे, 19 इसके हो गए थे। तो महाराज की बॉल पे भी कैच दे दिया अजीबो गरीब उठाइए जेनसन को। कमाल कैच पकड़ाया जेनसन ने, बेहतरीन, ब्रिलियंट। फिर बटलर आया, बटलर के आते के साथ फिर रूट बोल्ड हो गया मोल्डर की बॉल पे। मोल्डर ने यार इन स्विंग में जिस तरीके से अपने ऊपर वर्किंग की है ना, कॉर्बिन बॉश भी ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकता। हालांकि कॉर्बिन बॉश बट मोल्डर के तगड़ा बैटर है, लेकिन बॉलिंग में मोल्डर इससे तगड़ा है। पहले था नहीं थे ना, 3-4 साल से मैं देखता हूँ, बॉलिंग इसके एलिबर की थी ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल से फेंकता था, पटकता था। अब कमर भी मार रहा है और कलाई अलाइनमेंट की अच्छी यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लैट ट्रैक में इतना फ़ायदा होता नहीं है वैसे पिचेस में बॉलर्स का। उसने करके दिखाया, तो डूब के मर जाना चाहिए हमारे फास्ट बॉलरों को। ये होती है स्विंग, ऑलराउंडर मार रहा है पार्ट टाइम, तुम झटकों से तुम लोगों से कुछ नहीं होता। लिविंगस्टन आया, सही है, महाराज की बॉल पे अजीबो गरीब 114 पे क्या मतलब शॉट मार के गया। 4 स्टंप पे शॉर्ट बॉल रखी है, झाइल आगे बढ़ के ऐसे यूँ घुमा रहा है, बॉल बल्ले से निकल गई, बॉल लग के ऑफ स्पिन हो गई, बाहर हो गई, ईजिली स्टंप हो गया। क्या खेला, समझ से बाहर है। फिर आया ओवरटन, ओवरटन ने भी कोशिश की बटलर के साथ ले जाने की, जो कि मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारे को कुछ कर देगा, नीचे कुछ नहीं करेगा। उसकी वजह मैंने यही बताई थी कि नीचे अगर लिविंगस्टन होता तो एक बैटर की थोड़ी श्योरिटी होती, तो ये ईजिली खुल के खेलते बटलर और ओवरटन। पीछे कोई था ही नहीं, ओवरटन और ये बटलर आखिरी मतलब खुरचन थी, जो कि फिर वो प्रेशर में भी वो ओवरटन विकेट भी दे गया रबाडा को। एंगिडी ने मिड ऑफ पे जो कैच पकड़ा है ना, चस आ गया। फिर आर्चर ने भी असल तड़का लगाने की कोशिश की है बटलर के साथ 42 की पार्टनरशिप में, जिसमें से 17 से 15 रन बटलर ने बनाए
आर्चर ने भी 25 रन 18 दी। अबे इससे अच्छा तो तुम्हारे जो बैटिंग लाइन है इससे अच्छा बैटिंग तो आर्चर ही कर रहा है। डूब के मर जाने चाहिए तुम्हारे बैटर्स को। ये मोल्डर की बॉल पे फिर ये भी 171 पे कैच दे के चले गया जैनसन को। राशिद चाचा है, सूफी साहब के आते के साथ पे बटलर लुढ़क गया। यानी 2 दफ़ा ये सीन हुआ है। ब्रूक की और रूट की पार्टनरशिप जमी, ब्रूक आउट हुआ तो अगले ओवर में रूट आउट हो गया। सेम सिचुएशन यही हुआ। वो आर्चर और बटलर की चल रही थी, आर्चर हुआ आउट हुआ, अगले ओवर में बटलर आउट हो गया। समझ लो ये सीन चल रहा है कि मैं सिर्फ तेरे आसरे हूँ, तू आउट हुआ तो मैं भी आ जाऊँगा पीछे, तू जाओ मैं आया, ये वाला सीन चल रहा था। साकिब महमूद आया, साकिब महमूद के आते के साथ ही राशिद एज लग के आउट हो गया। 179 पर ऑल आउट पे 180 का टारगेट मिला। फिर गलती क्या हुई इंग्लैंड की, गलती हुई इंग्लैंड की कि माराधारी तेज अपाड़ा इस चलाने के चक्कर में विकेट गवा के गए। सेंसिटिव इनिंग नहीं खेली, 12 ओवर बचे थे, इतनी जल्दी होनी नहीं चाहिए। 12 ओवर और थोड़ा सेंसिटिव होकर खेल लेते, कम से कम 300 तक का रन जाते थे, थोड़े फाइटिंग स्पीड मूवमेंट में आ जाते, जो कि 30 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया साउथ अफ्रीका ने। 20 ओवर बचे होते, कम से कम बॉलर्स के बराबर यानी 6.0 के रिक्वायर्ड रन रेट के अगर फाइटिंग स्पिरिट होती तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते, विकेट मिल जाती, कुछ ना कुछ बन जाता। कम से कम एक जो एंडिंग है वो थोड़ी सी बेहतर जाती। तो एंडिंग में भी लानत पड़ी। रिकल्टन आया, रिकल्टन मैंने क्या बोला था भाई, मार्करम को खिला लेते ओपनिंग में। इस तब ओपनिंग का इतना अच्छा बैटर है नहीं, उसको मार्करम के नंबर पे रखते यानी 2 डाउन। क्यों? उसकी वजह ये थी कि आर्चर और साकिब महमूद की जिस तरीके से बाउंस आती है ना, इस तब पावर प्ले में हल्की सी स्विंग को कैरी नहीं कर सकता जो मार्करम कर सकता है, क्योंकि मार्करम इस तब से थोड़ा लंबा हाइट है और इसकी जो टेक्निक है वो है गैप में खेलने वाली। वो पावर प्ले के बाद थोड़ा पछता है, लेकिन पावर प्ले में वो अच्छी इंटेंट देता है। तो ये चीज़ सबसे मायने रखती, जो कि गलती की साउथ अफ्रीका ने, जो कि आर्चर ने आते के साथ ही जिस तरीके से फ्लिक करके बॉल लग के विकेट पर लगी, विकेट गिरी। फिर उसके बाद फिर ड्यूसन के साथ फिर इस तब ने भी पार्टनरशिप दबाने की कोशिश की पावर प्ले के एंड में। फिर आर्चर की बॉल पे रिकल्टन को जिस तरीके से बॉल निकली, बोल्ड हुआ, बेहतरीन है। ये मेरे को जिस तरीके से बॉल मारे ना रिकल्टन को, उसमें मुझे मार्करम का एक बॉल याद आता है, मिडिल स्टंप का बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा, जो बॉल ऐसे यूँ दिख ली थी और बल्ले पे लग के मार्करम पूरा ऐसे यूँ गिर गया था, वाला बॉल मारा। दूसरा क्या आया और फिर इन दोनों ने मिलके जो भी काम उतारा है ना, और लो 127 की पार्टनरशिप, जिसमें से 72 रन इसके आए खाते में आया, 64 रन क्लासन के, जो कि 20-25 रन पहले ही बना चुका था ड्यूसन, और 20 भी नहीं बल्कि 10-15 बना चुका था रिकल्टन की थोड़ी पार्टनरशिप में। तो इन्होंने भी जिस तरीके से मारना शुरू किया ना, आर्चर को पूरा ओवर डलवा है लगातार, बेचारे की धुलाई लग गई। पावर प्ले तो अच्छा जा रहा था। और मैंने क्या बोला था आपको कि भाई मैंने नहीं बोला था, सॉरी, मैंने ये बोला था कि साकिब पे वो दूसरी इनिंग में अच्छी इनिंग देगा, फ़ायदा देगा बॉलिंग में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों, और मैंने क्या बताया था और वो था नहीं। मैंने ये बताया था कि नई बॉल अगर होगी, नाइट का जो सराउंडिंग ये होगा, ड्यू थोड़ी कम होगी तो बॉल हिलेगी, ये अच्छी इम्पैक्ट देगा, और मैं ये बोला था मैंने। और नई बॉल होगी तो वो इसकी जो स्पीड हो, जिस तरीके से लैंड टू डिलीवरी, वो काम कर जाएगी यार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे थोड़ा उलट हुआ वजह, 39 ओवर में इंग्लैंड पैक हो गया, इनिंग थोड़ी जल्दी आ गई,
धूप चल रही थी सही है, और नाइट का ये वो टाइम था, नहीं तो नई बॉल इतनी फ़ायदेमंद थी नहीं, तो बैट्समैन के थोड़े हक में आई थोड़ी, सिर्फ आर्चर को थोड़ा फ़ायदा दिया है उसमें, बाउंस की वजह से विकटें दी हैं दो, वरना अदरवाइज़ इतना फ़ायदा होना नहीं था आर्चर का। और इसी वजह से साकिब महमूद को थोड़ी धुलाई लगी। और जब 10 ओवर हुए पावर प्ले में, तो जब जाके आपका जो दूसरी इनिंग का जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है वो जब जाके हुआ, तो जब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि बॉल अच्छी खासी यूजेबल हो गई थी, तो यूजेबल कंडीशन में आपका इम्पैक्टफुल डालना मुश्किल हो जाता, जो कि फिर इंग्लैंड ने बाद में भी साकिब महमूद को दिया नहीं, तो वो धुलाई लगाई अच्छी खासी, आर्चर को भी धुलाई लगी थोड़ी, डूसन ने और क्लासन ने मारा। फिर 174 तक गए, फिनिश करने के चक्कर में, छक्का मारने के चक्कर में कैच दे दिया थर्ड मैन पे, राशिद की बॉल पे उठाइए। फिर मिलर आया, मिलर ने आते के साथ ही फिर लिविंगस्टन की बॉल पे स्ट्रेट जो छक्का मारा है ना, आते के साथ ही पहली बॉल पे फिनिश कर दिया। फिर समझ लो साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले इस रैंक पर है, और जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, और दूसरे पे आपको ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट के साथ। दोनों को अगर देखा जाए ना, फ़ायदा दोनों को हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है, दोनों के आपस में बारिश, अगर एक एक पॉइंट अगर इसमें हटा दो, तो कोई ना कोई एक टीम जाती, नीचे वाले को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता, इंग्लैंड की थोड़ी उम्मीद रहती, कुछ ना कुछ कर जाता। और दूसरा, इसमें ऑस्ट्रेलिया का कल के एक मैच में ये भी नुकसान हुआ, अफगानिस्तान का फ़ायदा हुआ, लेकिन वो फ़ायदा किसी काम का नहीं, वो तो बन गया। ऑस्ट्रेलिया का ये नुकसान हुआ कि DLS का सीन नहीं रखा टूर्नामेंट में। DLS का सीन होता, ऑस्ट्रेलिया अच्छे मार्जिन से जीतता, और मुमकिन था कि साउथ अफ्रीका से अच्छी रन वेट पे होता, जिसके सराउंडिंग पहली पोजीशन पे होता। कहीं ना कहीं जो कल का मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया, कोई भी हारता, उसके वो जो दूसरी रैंक पे आता, उससे भी ऑस्ट्रेलिया हो जाता ताकरा, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब साउथ अफ्रीका पहले पे ऑस्ट्रेलिया, तो देखना पड़ेगा। अगर इंडिया अगर हार गया, तो भाई साउथ अफ्रीका मिलेगी, ये साउथ अफ्रीका इतना इंडिया को इतनी फाइटिंग तो दे देगी, लेकिन इंडिया के ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दुबई में एक ही वेन्यू पे है, तो उनका फ़ायदा भी अच्छा है, रेस भी मिला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप ये उसका देखो, न्यूजीलैंड अगर जीतता भी है ना, ऑस्ट्रेलिया सामने आएगी, और ऑस्ट्रेलिया अगर पल्ले पड़ गई, न्यूजीलैंड का धागा खोल देगी, भले जैसी भी चल रही है फॉर्म में। और इसी क्योंकि न्यूजीलैंड के बाप है, वो मेंटेलिटी में न्यूजीलैंड के बाप है, भले सेंटर जितना भी अच्छा कप्तान है। और अगर न्यूजीलैंड अगर हार गया, इंडिया के पल्ले पड़ जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया है कि जो मोमेंटम में है, और ट्रेविस हेड तो पागल है, कुत्ता हुआ है नीली जर्सी के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के खिलाफ पड़ गई ना, उस्ताद मैं तो पन्ना मांगता हूँ। दुबई में जिस तरीके से 21 में पाकिस्तान को मारा है ना, इसी तरीके से इंडिया को भी बजा सकता है भाई। अंडर में एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अंडर डॉग बन के। और जो साउथ अफ्रीका जो न्यूजीलैंड है ना, उसमें से भी फैसला हो जाएगा कौन जाता है। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया अगर चला गया ना फाइनल में, मैं बता रहा हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी 2009 के बाद ये वापस 25 में ले जाएगा। तो कल के बाद डिसाइड होगा, कल के बाद मैं आपको बता दूंगा कि भाई आने वाले टाइम में कौन सी टीम की पॉसिबिलिटी है। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।